हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं वेव ऑप्टिक्स को। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइजेंस प्रिंसिपल बता दिया था बेटा। तो आज वाले लेक्चर में अपन डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले एक मैं छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, डॉपलर इफेक्ट, जो कि आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जैसा अपन ने वहाँ पढ़ा था सेम साउंड में, वैसे यहाँ लाइट के केस में भी है। डॉपलर इफेक्ट मीन्स अगर मान लो सोर्स और ऑब्जर्वर कोई भी, अब यहाँ सोर्स होगा तो लाइट सोर्स हो जाएगा और ऑब्जर्वर हो जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर कम हो रहा है तो एपिरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर सेपरेशन बढ़ रही है तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा? एपिरेंट फ्रीक्वेंसी कम एंड एपिरेंट वेवलेंथ ज़्यादा ओरिजिनल से, ठीक है। तो इसके बारे में मैं लिख देता हूँ जरा, ये आसान सी कहानी है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, सिंपल समझाऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिखाऊंगा, ठीक है। 11th में आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ आ सकता है ये। तो लिख रहा हूँ द डॉपलर इफेक्ट क्या है। देखो डॉपलर इफेक्ट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। 11th में मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बताया होगा कि पूरा कंप्लीट फॉर्मूला किस टाइप से डराइव होता है। तो डॉपलर इफेक्ट की कहानी में अगर समझा जाए तो होता क्या है, पहले तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, ऑब्जर्वर वो फ्रीक्वेंसी ना सुन के उससे कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनता है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? डॉपलर इफेक्ट। तो लिख भी देता हूँ इसके बारे में। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है देखो, एक सेकेंड। व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, व्हेन, मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख रहा हूँ, व्हेन the source moves away from the observer, when the source moves away from the observer, when the source moves away from the observer, then when the source moves away from the observer, the frequency as measured by the source will be smaller. The frequency as measured by the source will be smaller. This is known as Doppler effect, ठीक है। कुल मिला के आपको तो 11th में मैंने बताया हुआ है क्या, जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव कर रहे होते हैं तो दोनों के बीच में क्या है, या तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो अगर अप्रोच कर रहे हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और सेपरेट कर रहे हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम। तो मैं बता देता हूँ, देखो मान लो जैसा अगर अप्रोच हो रहा है तो अप्रोच किस के बीच में होगा? सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अप्रोच होगा तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ होगा और लेमडा डैश लेस देन लेमडा होगा क्या, ठीक है। और अगर सेपरेशन होगा बेटा, अगर सेपरेशन होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है? एक सेकंड, मैं थोड़ा यहाँ स्पेस रखता हूँ, अभी लिखना नहीं आपको। अगर मान लो सेपरेशन होता है बेटा तो ऐसी सिचुएशन में एफ डैश लेस देन एफ होगा एंड लेमडा डैश ग्रेटर देन लेमडा होगा। अब मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, जिसे डेल्टा एफ का फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, डेल्टा लेमडा का भी लिख सकता हूँ। तो जो डेल्टा एफ अपॉन एफ लिखूंगा मैं, तो ये टर्म आएगी बेटा पॉजिटिव, तो प्लस साइन लगा दिया क्योंकि फाइनल फ्रीक्वेंसी एफ डैश लिख रहा हूँ, तो ये आएगी पॉजिटिव और ये आती है वी अपॉन सी। और यहाँ से अगर मैं डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा लिखूंगा तो ये आएगा नेगेटिव माइनस वी बाई सी, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं डेल्टा एफ अपॉन एफ लिखूंगा ये वाली सिचुएशन में तो ये आ जाएगा कितना बेटा? माइनस वी बाई सी।
और यहाँ से डेल्टा बाई लेमडा अपॉन लेमडा लिखूंगा तो प्लस वी बाई सी। ठीक है, ये इस टाइप से। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं याद रखना, ये प्लस माइनस साइन तो आप लगा ही लोगे। एक जो डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, डॉपलर शिफ्ट, ठीक है, तो डॉपलर शिफ्ट क्या है, देखो डॉपलर जो शिफ्ट है उसका फॉर्मूला जो लिखूंगा मैं, अगर मैं वेवलेंथ के लिए लिख रहा हूँ, चाहे मैं फ्रीक्वेंसी के लिए लिखूँ चाहे वेवलेंथ के लिए लिखूँ, एक जैसा फॉर्मूला आता है क्या, ठीक है। तो यहाँ अगर एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला है वहाँ फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो डॉपलर शिफ्ट में जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिखा है, फ्रीक्वेंसी को उन्होंने न्यू से डिनोट किया। तो अगर मैं डेल्टा एफ अपॉन एफ लिखूँ ना, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वी बाई सी। अब प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला डेल्टा न्यू अपॉन न्यू लिखा है, न्यू क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को एफ लिख दूँ या न्यू लिख दूँ एक ही बात है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और क्या बता रहा हूँ बेटा, आपको ये पता होगा वी आई विबग्योर जो है, यहाँ से अगर मैं इधर जाता हूँ तो वेवलेंथ क्या होती है, राइट में मूव करने पे वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। मीन्स लेमडा जो रेड कलर का होगा वो लेमडा वायलेट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वेवलेंथ पहले वाला सिचुएशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर अप्रोच करता है तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या वेवलेंथ कम हो रहा है, मतलब जो कम अगर वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ किधर शिफ्ट होगा, अगर वेवलेंथ कम है, कम वेवलेंथ इधर शिफ्ट हो रहा है क्या, तो इसको बोला जाता है वायलेट शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वायलेट शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, इसको बोला जाता है वायलेट शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो वेवलेंथ कम हो रही है ना, और कम वेवलेंथ किधर है, इधर वायलेट की साइड है, तो वायलेट कलर या ब्लू कलर। और अगर ये वाले सिचुएशन में वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है तो इसको बोला जाता है रेड शिफ्ट। ये जो डॉपलर शिफ्ट आया है ना, ये जो डॉपलर शिफ्ट आया है इसको बोल दिया जाता है क्या, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्यों, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है यहाँ से, ये रेड और ब्लू यहाँ से निकाले मैंने, ठीक है। तो नोट कर लो यहाँ तक की कहानी, फिर डिफ्रेक्शन पे आ जाता है, पर डिफ्रेक्शन की कहानी समझेंगे जरा। ये डिफ्रेक्शन की कहानी थी बेटा। तो डिफ्रेक्शन आई थिंक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, ठीक है। सॉरी डिफ्रेक्शन नहीं, डॉपलर इफेक्ट। तो अब डिफ्रेक्शन की कहानी भी समझ लेते हैं जरा, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब अच्छा कुछ ही बच्चों के दिमाग में ये जो फॉर्मूला है ना, डॉपलर शिफ्ट वाला फॉर्मूला, इसमें एक कंडीशन भी है, वो भी लिख देता हूँ। कंडीशन क्या है इसमें, जो v होना चाहिए, ये वाले फॉर्मूले का कंडीशन ये v लेस देन c होना चाहिए। v क्या है, v जो है रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स बोल सकते हो, ठीक है। अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लिखना है, ठीक है। तो v जो है यहाँ पे, ये जो v है ना, ये क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह तो है नहीं अपने पास, लिखना मैं भूल गया। v क्या है देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या सोर्स जो भी लिखो, ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू सोर्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर का जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, वो लिखना है, ठीक है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी नोट कर लो बेटा यहाँ तक। तो डॉपलर इफेक्ट अपना इस टाइप से खत्म हो जाता है बेटा। चलो अब डिफ्रेक्शन समझते हैं, डिफ्रेक्शन क्या है, डिफ्रेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। इसको रब करता हूँ मैं, गायब कर देता हूँ। डिफ्रेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ, डिफ्रेक्शन क्या है टर्म, फिर उसका डेरिवेशन वगैरह कर लेते हैं अपन लोग। चलो शुरुआत करते हैं। तो मैं डिफ्रेक्शन की शुरुआत करता हूँ। तो डिफ्रेक्शन बेसिकली होता क्या है ना, लाइट जो होती है ना बेटा, लाइट की जो बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक रूम में अपने पास पूरा पैक है, पूरा क्लोज है एकदम, और उस रूम में अपन ने क्या कर दिया, एक छोटा सा छेद हो, तो वहाँ से जो लाइट आती है वो लाइट एकदम क्या है ना, फैलती हुई आगे बढ़ती है। लाइट क्या होती है, फैलती हुई आगे बढ़ती है। जैसे मैं समझाता हूँ बेटा, ये मान लो एक रूम है, डार्क रूम है, ये डार्क रूम आ गया अंदर, मतलब अंदर उजाला आने का, लाइट आने का कोई भी सोर्स नहीं। अब मैंने क्या किया, एक सोर्स बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक लाइट आ रही है। लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ कोई भी लाइट है दिन में, तो ये लाइट जो है यहाँ आगे बढ़ते 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 जब यहाँ आएगी तो यहाँ से लाइट ऐसे ऐसे फैलना शुरू हो जाएगी।
मतलब ये लाइट ऐसे 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 जाएगी ना, इसी को डिफ्रेक्शन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो वेव फ्रंट थे, वेव फ्रंट ऐसे थे पैरेलल प्लेन या स्फेरिकल प्लेन बन गए, और ये लाइट जो है ये फैल रही है ना, तो इसको बोल दिया जाता है डिफ्रेक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट जो है सिंपल होना क्या चाहिए था, अगर इतना सा छेद किया है ना मैंने, इतना सा छेद, तो ये लाइट केवल इस लाइन में जानी चाहिए थी, यही लाइन में आगे बढ़नी चाहिए थी ना। ये लाइट अगर यहाँ से इतना सा छेद किया है मैंने, तो ये लाइट इसी छेद में आगे जानी चाहिए थी, बट ऐसा तो होता नहीं है, लाइट तो सब जगह आगे बढ़ती है क्या, तो इसी को बोल देते हैं डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन का मतलब क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट्स। बेंडिंग ऑफ लाइट्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने वेव फ्रंट भेजे, वेव फ्रंट आगे बढ़े, तो यहाँ वाले वेव फ्रंट इतने इतने से आगे बढ़ने चाहिए थे। ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो, बट लाइट स्ट्रेट लाइन में कब चलती है कब नहीं चलती है आगे समझ आएगा आपको। ठीक है, तो अपन यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो ऐसे हर डायरेक्शन में फैल जाएगी क्या, यहाँ से जो लाइट निकलेगी ये वेव फ्रंट ऐसे ऐसे निकलेंगे तो ये लाइट फैलती जाएगी क्या, तो ये जो लाइट का यहाँ से फैलना या बेंडिंग होना, इसी को डिफ्रेक्शन बोल दिया जाता है। ये लाइट यहाँ से एकदम स्ट्रेट में पाथ में नहीं जा रही, यहाँ से जो पाथ आ रहा था ना ये सब वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट, तो ये ऐसा एज इट इज नहीं जाके ऐसे फैल जाती है लाइट, बेंड हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है लाइट की। इसी सिचुएशन को अपन क्या बोल देते हैं, डिफ्रेक्शन। ठीक है, तो लिख देता हूं जरा इसके बारे में, डिफ्रेक्शन क्या है। अब डिफ्रेक्शन हर एक लाइट का पॉसिबल है, चाहे लाइट वेव हो, चाहे मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल कोई भी हो, तो हर एक लाइट का जो है, हर एक वेव का डिफ्रेक्शन होता है। ठीक है, साउंड वेव का भी तो डिफ्रेक्शन होता है ना। जैसे अगर मान लो अपना एक रूम पैक है, ये पूरा पैक रूम है, इसमें मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ बाहर भी तो जा रही है ना, या फिर मैं तो इधर मुंह करके बोल रहा हूँ ना, तो मेरी जो साउंड है वो इसी डायरेक्शन में थोड़ी जा रहा है, यहाँ से कहीं से बेंड होके वापस इधर पीछे भी आ रहा है, या फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ये तो है नहीं मेरा मुंह है उस लाइन में आवाज़ जा रही, आवाज़ तो हर एक डायरेक्शन में जा रही है क्या, तो लाइट साउंड भी क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, मींस हर एक डायरेक्शन में साउंड वेव जा रही है, तो साउंड वेव का भी डिफ्रेक्शन हो रहा है ना, साउंड वेव का भी डिफ्रेक्शन हो रहा है। मींस डिफ्रेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है, बेंडिंग ऑफ वेव। अब वो कोई सी भी वेव हो सकती, तो हर किसी वेव का बेंड हो सकता है। बट अभी एक कहानी में मैं आपको समझाऊंगा कि जो साउंड वेव का बेंडिंग है वो लाइट वेव से ज़्यादा होता है। जैसे मान लो बगल वाले रूम में, ये रूम मेरा पूरा पैक है, ये रूम मेरा पूरा पैक है, ये एक रूम पैक आ गया। ठीक है, यहाँ एक रूम पैक आ गया और ये एक दूसरा रूम पैक आ गया। ठीक है, पास पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ दो इंसान बैठे हुए हैं, एक ये रहा और ये बगल वाला एक ये रहा। ठीक है, तो अब क्या है अपने पास, यहाँ ये जो लड़का है ना, इसने अपना स्पीकर चला रखा है। स्पीकर समझते हो, गाने सुनने का शौकीन है ये लड़का ए। तो जब ये गाने सुनेगा तो ये बेचारा बी जो है, इसको मजबूरन गाने सुनने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक इसकी आवाज़ आ रही होगी स्पीकर की, साउंड वेव जो यहाँ इसने अपने खुद के लिए चला रखे हैं, पर ये गाने जो है बी तक भी पहुँच रहा होगा साउंड, बी भी गाने सुन रहा होगा आराम से। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मान लो ये जो है ए, ये यहाँ पे अगर लाइट चलाता है, टॉर्च जलाता है, बल्ब जलाता है, तो यहाँ से लाइट यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, यहाँ से जो लाइट होगी वो यहाँ तक ईजिली नहीं पहुँचेगी। इसका मतलब क्या है, कौन जल्दी से फटाफट से मुड़ के आगे भाग गया, डिफ्रेक्शन का मतलब बेंडिंग या मुड़ना, तो साउंड तो इजीली पहुंच गया, यहाँ से साउंड वेव यहाँ तक इजीली आ गई, बट मैं यहाँ बल्ब जलाऊं और यहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ भी जो है लाइट आ जाए इस बल्ब का, तो जो लाइट वेव है उसका डिफ्रेक्शन कम होता है एज कंपेयर टू साउंड। अब ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन का डिफ्रेक्शन ज़्यादा होगा, वो सारी कहानी अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे शुरुआत करते हैं। तो दोगे, तो हेडिंग लिख लेते हैं अपन, बड़ा बड़ा सा सुंदर सुंदर सा डिफ्रेक्शन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जेईई मेंस के लिए ओनली और नीट के लिए, एडवांस में नहीं आता यहाँ से कोई क्वेश्चन। डिफ्रेक्शन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, तो डिफ्रेक्शन का बेसिक समझा देता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो एक है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। ठीक है, अभी अपन केवल लाइट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी डिफ्रेक्शन हर एक वेव का होता है। ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम शार्प एजेस, ठीक है।
क्लियर है। अब ये शार्प एजेस किस किस टाइप से कैसे कैसे हो सकती है, देखो समझाता हूँ। दो डायग्राम में बना के बताऊंगा, दोनों डायग्राम से अपने को डिफ्रेक्शन का थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से लाइट भी बनाऊंगा। जैसा पहला डायग्राम तो ये रहा अपना, यहाँ से ये पूरा पूरा पैक है ये, ठीक है, ये पूरा पैक है, पूरा पैक है। अब यहाँ से क्या है ना, अपने पास ये लाइट आ रही है, ये लाइट आई आई आई। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये ओपन है, ये शार्प एज है, यहाँ से यहाँ तक की शार्प एज, ठीक है। ये पूरा इनफाइनाइट तक है, ऐसा अपन समझ सकते हैं, ऐसा इनफाइनाइट तक, ठीक है, पूरा का पूरा ये। अब यहाँ से लाइट जो वेव फ्रंट निकल रहे होंगे ना, ये जो वेव फ्रंट निकलेंगे, ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, ये है वेव, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट डिफ्रैक्शन होने के बाद में क्या होगा, देखो बेटा, ये जो वेव फ्रंट है डिफ्रैक्शन होने के बाद ये किस टाइप से निकलने वाले, यहां से अगर देखूं मैं, ये जो वेव फ्रंट यहां से आए थे अपने पास, अगर इनमें मैं वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन देखूं, वेव का मोशन, ठीक है, किसका, तो वेव तो इस टाइप से मूव करते हुए आगे बढ़ रही है वेव, तो ठीक है, ये वेव मोशन तो इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, वेव मोशन, और ये मैंने ये वेव मोशन बता दी। अब यहां से इसके बाद में क्या होगा बेटा, ये जो है ना वेव फ्रंट, ये इस फॉर्म में आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे वेव, और यहां से हुआ क्या है, वेव ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ने लगी क्या है, ठीक है, और भी यहाँ पे वेव रही होगी, मैं सारे वेव तो नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये वाली लाइन एज इट इज, ये लाइन, तो ये जो लाइट का ये जो मुड़ना है, बेंडिंग है, लाइट रे सीधी सीधी आ रही थी और ये मुड़ गई, बेंड जो हो गई है, इसी बेंडिंग को क्या बोला जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेस फ्रॉम शार्प एजेस, यही है अपना क्या, डिफ्रैक्शन। क्लियर है। ये कुछ न कुछ एक डायग्राम तो ये इस टाइप से हो सकता है, दूसरा डायग्राम मैं रिवर्स पैटर्न का बना रहा हूं। देखो दूसरे डायग्राम में क्या है बेटा, अब यहाँ पे ये जैसे होने को तो और भी हो सकता है, ये इस टाइप से लाइट रेज आ रही थी, ऊपर भी बना देता हूँ एक और, यहाँ भी ये इस टाइप से लाइट रेज, पर ये सारी तो ब्लॉक हो गई, यही जाएगी और ये भी मुड़ जाएगी, ऐसे फैल जाएगी, ठीक है। अब इसका एक और रिवर्स पैटर्न बना रहा हूँ। वो रिवर्स पैटर्न में क्या है, देखो मान लो मेरे पास ये इतना ही है, जो शार्प एज है वो यही है, ठीक है। अब बाकी इधर से जो लाइट आ रही थी वो इस टाइप से लाइट आई और ये लाइट आ गई। अब क्या ऐसा, ये जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट के मैंने वेव फ्रंट बना दी है, वेव फ्रंट है अपने पास, क्या यहाँ से जब लाइट निकलेगी, ये वेव मोशन बना दिया मैंने, वेव मोशन, क्या ये बताओ, जब ये वापस से, अब मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, ये तो क्या है अपने वेव फ्रंट है ये, ठीक है। अब ये बताओ, क्या जब यहां से लाइट निकलेगी इसको ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके, तो ये बताओ क्या ये पूरे रीजन में कोई लाइट नहीं होगी, ये पूरा जो रीजन होगा इसमें कोई लाइट होगी या नहीं होगी, ये वाली लाइट तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो जहां जहां ऑब्स्टेकल आ गया, क्या वहां पे लाइट आगे नहीं बढ़ेगी, वहां लाइट तो रुक गई है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां ऊपर से कोई ना कोई लाइट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। यहां से ये जो लाइट है ये इस टाइप से बेंड होगी, अब ये इस टाइप से बेंड होगी, ठीक है, क्लियर है। मीन्स यहां पे भी जो है वेव फ्रंट, यहां वेव फ्रंट तो खाली होंगे, बट ये यहां एग्जैक्ट धीरे धीरे क्या होंगे, यहां वाले वेव फ्रंट, ये जैसे शुरुआत में इतने थे, शुरुआत में, तो फिर और आगे जाते जाते वेव फ्रंट बढ़ते चले जाएंगे, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, थोड़ा खाली थे, थोड़ी देर में यहाँ खाली, फिर आगे, तो ये वेव फ्रंट तो बनते ही जा रहे हैं आगे भी, ठीक है ना। और थोड़ा आगे बाद तो वापस से वैसा ही लगने लगेगा कि इसी टाइप से लाइट हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ भी लाइट का बेंडिंग हुआ, यहाँ भी लाइट का बेंडिंग हुआ, यही बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोल देते हैं अपन, डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसी के बारे में आज कहानी पढ़नी है अपने को। तो यहाँ तो जो है ये डिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल, ठीक है, ये एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और ये अपर्चर है। तो यहां पे लिख देता हूं डिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल, डिफ्रैक्शन फ्रॉम अपर्चर, ये हो गया डिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल। अब एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में डिस्कवर किया, वो कौन था, ग्रिमाल्डी। डिफ्रैक्शन
वॉज डिस्कवर्ड बाई, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला, वैसे बोर्ड में पूछ ले तो ठीक है, ठीक है भाई, इसने बताया। बाकी स्टडी जो है अलग लोगों ने किया, फ्रेनल ने किया थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन इसको, ठीक है, थ्योरेटिकली जो एक्सप्लेन किया। फ्रेनल, ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिख लो, कहानी लिखो जरा यहाँ तक, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग। हाँ, जेईई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और नीट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आसान है, जैसा मैं बताऊँ ना वैसा वैसा करता चलना आप लोग, ठीक है। जैसा बता रहा हूँ थ्योरी वैसा लिखते जाओ, बस जो रिजल्ट बताऊँ रिजल्ट लिखो, क्वेश्चन जैसे सोल्व करना बता रहा हूँ वैसे करते जाना बस, ठीक है। अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो डिफ्रैक्शन है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले तो एक और पॉइंट लाइन लिख देता हूँ। जो डिफ्रैक्शन होगा ऑल टाइप ऑफ वेव्स में होगा, मीन्स मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, ठीक है। तो एक पॉइंट तो मैंने क्या लिख दिया, डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल, डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ वेव्स, और ऑल टाइप ऑफ वेव्स, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ वेव्स का मतलब क्या है, मैकेनिकल वेव हो चाहे नॉन मैकेनिकल हो, सब में डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं मैकेनिकल वेव हो चाहे ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं क्या अपन, ठीक है। तो दोनों में ही होगा ये, क्लियर। अगला पॉइंट समझाता हूं। जो डिफ्रैक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, अभी आपको समझ में आएगा, देखो। डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। अब वो दो फैक्टर क्या क्या है, देखो। फर्स्ट, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या फिर अपर्चर, मीन्स जो वो भी शार्प एज थी, अपर्चर। सेकंड, वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव, अलग अलग वेव का वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है, तो उन दोनों पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। अब ये क्या है, साइज क्या है, अपर्चर, दोनों चीज़ों को मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ मैं। वो डायग्राम अपना प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, आप लोग भी उसको इजीली समझ लोगे। तो वो डायग्राम मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा डिफ्रैक्शन की कहानी। तो क्या है, देखो डायग्राम। मान लेता हूँ मैं, अपने पास क्या है, एक पानी का टैंक है। पानी के टैंक में वो जनरेट करते हैं ना अपन डिस्टर्बेंस, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ और वो डिस्टर्बेंस बहुत दूर चला गया। वैसे तो सर्कल सर्कल होते हैं, तो डिस्टर्बेंस बहुत दूर चला गया, तो वो एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं उसको। और उसको अपन क्या करते हैं, देखो, जैसे यहाँ से मैं ये डिफ्रैक्शन समझाने के लिए पैटर्न समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये आया, एक काम करते हैं, ठीक है चलो, और ये, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है ये जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है, ये मैंने, ये वाली साइज होगी अपने पास, ये वाली साइज क्या होगी अपने पास, ये डी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, ये जो पानी है, मान लेता हूँ मैं, ये यहाँ से क्या निकल के आ रहा है अपने पास, पानी। और ये जो पानी, ये ऐसा ऐसा, ये उसके डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहे हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस में नहीं बने, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और वापस से ट्राई करता हूँ बनाने के लिए इक्वल इक्वल डिस्टेंस। जैसे ये इस टाइप से बराबर इक्वल इक्वल, ये सब के सब मैक्सिमम मान सकता हूँ। और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये लेमडा मान लिया मैंने, मैक्सिमम मैक्सिमम है तो वेवलेंथ लेमडा लेमडा, ये भी लेमडा और ये भी लेमडा, ठीक है। अब यहाँ से ये निकलेंगे, ये इस टाइप से डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या ये इस टाइप से पानी का डिस्टर्बेंस ऐसा होगा, ठीक है। अगर यही सिचुएशन में मैं क्या करूँ, ये जो ऑब्स्टेकल है
यही पानी है, सब कुछ वही सिचुएशन है, आइडेंटिकल। बट मैंने क्या किया, ये जो ऑब्स्टेकल का साइज है वो मैंने छोटा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। ये डिस्टेंस अपने पास अभी हो गई है d, ठीक है। तो वापस से वही जो है यहां से आगे बढ़ रहा था, यहां से डिस्टरबेंस आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ठीक है। ये इनके बीच का जो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन है वो मैंने लैम्डा मान लिया, वेवलेंथ लैम्डा मान लिया, वेवलेंथ लैम्डा मान लिया, ठीक है। ये पहला फैक्टर है ना साइज, ये d वाला है, और दूसरा फैक्टर है लैम्डा वाला। तो अब यहाँ मैं क्या देखूंगा बेटा, यहाँ जो ये बेंडिंग होगी ना, यहाँ वाली बेंडिंग से ज्यादा बेंडिंग होगी, यहाँ पे यहाँ बेंडिंग ये ऐसे ज्यादा बेंडिंग होगी, ये इस टाइप से ज्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है। यहाँ की बेंडिंग को मैं थोड़ा कम और शो करता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा फील कर पाओ कि हाँ डिफ्रेक्शन ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ठीक है। यहाँ वाली बेंडिंग ये इस टाइप से होगी, मान लो ये इस टाइप से होगी, थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे जो बेंडिंग है वो ये वाले केस से बेंडिंग ज़्यादा है। मतलब अगर d का वैल्यू ज़्यादा होगा, d का वैल्यू ज़्यादा होगा ना, d का वैल्यू ज़्यादा होगा तो डिफ्रेक्शन कम होगा, d का वैल्यू कम होगा तो डिफ्रेक्शन ज़्यादा होगा। ये तो तब है जब लैम्डा सेम है, ठीक है, और लैम्डा पे भी डिपेंडेंसी आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिफ्रेक्शन होता है वो डिफ्रेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख रहा हूँ मैं d के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्या d के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के दो फैक्टर पे जो डिपेंड कर रहा है डिफ्रेक्शन, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ जो इन दोनों से जो रिजल्ट आता है, इन दोनों से रिजल्ट निकल के आता है, ये रिजल्ट आता है डिफ्रेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, लैम्डा अपॉन डी। मीन्स जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिस वेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डिफ्रेक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है, डी सेम होगा तो। क्लियर है, वो लैम्डा बाई डी के रेशियो पे डिपेंड करेगा। जैसे साउंड वेव की मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, इस रूम में मैं बोल रहा हूं तो बगल वाले रूम में आवाज चली जाती है, बट यहाँ अगर मैंने लाइट जलाई तो बगल वाले रूम में वो लाइट नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि लाइट वेव का जो वेवलेंथ है वो बहुत बहुत कम होता है साउंड वेव के कंपेरिजन में। साउंड वेव का वेवलेंथ अच्छा खासा होता है डी के कंपेरिजन में, ठीक है ना। मीन्स जो साउंड वेव का वेवलेंथ है वो, ये डी तो दोनों के लिए सेम है ना, सेम ऑब्स्टेकल है इस रूम से उस रूम तक जाने तक। तो साउंड वेव का वेवलेंथ क्या है, साउंड वेव का वेवलेंथ क्या है बेटा, साउंड वेव का वेवलेंथ ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। वेवलेंथ किसका ज्यादा है बेटा, साउंड का। तो डिफ्रेक्शन ज्यादा किसका होगा, साउंड का। ज्यादा डिफ्रेक्शन होगा तो लाइट जो साउंड है वो लाइट के कंपैरिजन में इजीली पहुंच पाता है, ठीक है। अब इसको मैं लैंग्वेज की टर्म में भी लिख देता हूं, ठीक है। ये अपन ने जो है बनाया है ये डायग्राम, एक सेकंड, ठीक है। यहां से मेरे को पता है लैम्डा जो साउंड वेव होगा, साउंड वेव का लैम्डा जो है ज्यादा है किससे, लाइट वेव से। तो ज्यादा डिफ्रेक्शन किसका होगा, साउंड वेव का जो डिफ्रेक्शन होगा ज्यादा होगा किससे, लाइट के कंपैरिजन में। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे, साउंड वेव shows more diffraction as compared to light rays, ठीक है। क्लियर है। ये वाला एग्जांपल तो मैंने पानी का आपको समझाया, ठीक है ना। इसको वाटर टैंक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पानी है, पानी का मैक्सिमा मिनिमा डिस्टरबेंस सारी कहानी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको इस टाइप से, क्या वाटर टैंक एक्सपेरिमेंट, ये जो है ना अपन ने क्या बनाया, ये वाटर टैंक एक्सपेरिमेंट फॉर डिफ्रेक्शन, ठीक है। नोट कर लो जरा। वाटर टैंक एक्सपेरिमेंट, अब पूरा एक्सपेरिमेंट मैं नहीं बता रहा, मैंने आपको बता दिया क्या, यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट किया, यहाँ भी सेम डिस्टरबेंस, ये उसके मैक्सिमा आगे बढ़ रहे थे, जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा था इसमें भी आगे बढ़ रहा था। यहाँ मैंने क्या किया, ये जो साइज ऑफ एपर्चर या ऑब्स्टेकल ज्यादा लिया इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ डिफ्रेक्शन कम हुआ। और आपको ये रिजल्ट याद रखना है, डिफ्रेक्शन वाला क्या बेटा, ज्यादा डिफ्रेक्शन का होगा, जो डिफ्रेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन
डी, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, और डी पे भी और लेमडा पे भी। अगर डी का वैल्यू ज़्यादा है तो डिफ्रेक्शन कम होगा, तो इन्वर्सली में आ गया। ऐसे लेमडा वाला केस मैंने डायरेक्ट बता दिया यहीं पे, ठीक है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से बेटा, इंफॉर्मेशन है याद रखते चलो, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं अपन कैलकुलेशन पे, जो डिफ्रेक्शन में कैलकुलेशन किस टाइप से करनी है आपको, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेशन समझते हैं जरा क्या है, देखो अब जो यहाँ जो मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा ना आपको, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ तक वीडियो पॉज करके लिख लेना आप, जो भी कैलकुलेशन मैं समझाऊंगा बेटा आपको ये सारी YDSC के जैसा ही चलेगा। अब पूरी कहानी वापस जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये तो बेसिक थ्योरी हो गई, ठीक है, ये तो थ्योरी होगी। अब जो अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट YDSC के बहुत सिमिलर पार्ट है, ठीक है। जो जो अपन ने YDSC में पढ़ा है यंग डबल स्लिट में, वही सब कुछ यहाँ भी आएगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता चला जाएगा। तो समझते हैं जरा क्या है डिफ्रेक्शन की कैलकुलेशन, क्या है मैथमेटिक्स क्या है, ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं, अगर NCERT से आप लोग पढ़ोगे बेटा तो कुछ ज्यादा कुछ आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, बस पढ़ लो, ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा उस। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो कैलकुलेशन आप बड़े ध्यान से देखनी है आपको, और कैलकुलेशन अच्छे से समझनी, ठीक है। तो लिखता हूँ एक सेकंड, द सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन समझा देता हूँ क्या है, देखो डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट द सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन, तो हेडिंग लिख लेते हैं, द सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। देखो पहला तो ये जो अब मैं जो मैथमेटिक्स समझा रहा हूं ना बेटा, वो मैथमेटिक्स जैसा मैं बता रहा हूं एज इट इज आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उल्टा पुल्टा, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सिमिलर मैं YDSC के पैटर्न पे ही बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा YDSC से लिंक करेंगे और अपन कैलकुलेशन करते चले जाते हैं। तो सिंगल स्लिट का मतलब क्या है, देखो YDSC का तो नाम ही डबल स्लिट था, वहां 2 स्लिट होती थी, यहाँ 2 स्लिट नाम का कोई चीज नहीं, एक ही स्लिट होगी बड़ी सी। तो ये आ गई अपने पास एक सिंगल स्लिट, ठीक है, ये तो आ गई। यहां से लगा के यहां तक ये जो है ये ओपन पार्ट है, बाकी पूरा क्लोज है इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां से अपने पास क्या हो रहा है बेटा, लाइट आ रही है, इधर से लाइट आई, ये लाइट आ रही है लगातार, ये लाइट आ रही है, आगे आगे लाइट बढ़ रही है, ठीक है। अब ये जो लाइट बढ़ रही है आगे, अब ये लाइट यहां से डिफ्रेक्ट होगी, लाइट का क्या होगा बेटा, यहां पे डिफ्रेक्शन होगा क्या लाइट का, ठीक। तो यंग डबल स्लिट में तो क्या होता था, 2 स्लिट होती थी S1 S2, यहां 2 स्लिट नहीं है, ऐसे एक ही स्लिट है ये, और ये स्लिट का विड्थ है स्मॉल d। वहां पे क्या होता था, सेपरेशन बिटवीन 2 स्मॉल स्लिट्स, वो जो स्लिट्स बनती थी उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d होता था। मैं यहाँ पे ये सिंगल स्लिट जो पूरा का पूरा स्लिट बना है ना, उसका विड्थ जो है स्मॉल d बोल दूंगा। वापस से स्क्रीन तो यहाँ पे भी लगानी होगी आपने, तो यहाँ मैंने स्क्रीन लगा ली है, थोड़ा ज्यादा ही दूर हो गई, तो ये अपने पास स्क्रीन आ गई, ठीक है, ये स्क्रीन आ गई, क्लियर है। अब ये स्क्रीन पे क्या होगा बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, वो सारी कहानी अपने को यहां से समझनी है, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए बेटा, तो ये यहां से अगर देखूं मैं, तो ये वाला पॉइंट जो है अपना सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। यहां पे बनने वाला है सेंट्रल मैक्सिमा, यहां क्या बनने वाला है बेटा, यहां बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा बन गया अपना, ठीक है। ये सिंगल स्लिट मैंने मान लिया, यहां बन गया अपने पास क्या, सेंट्रल मैक्सिमा, और वो सेंट्रल मैक्सिमा की कुछ न कुछ इंटेंसिटी आएगी, उसको अपन नाम दे देंगे I0, ठीक है। यहां सेंट्रल मैक्सिमा बन गया सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में, ठीक है। ये है अपने पास स्मॉल d, यहां से यहां तक स्मॉल d है, और यहां से यहां तक कैपिटल D है, ये कैपिटल D आ गया, जैसा सेम पैटर्न पे YDSC में किया था। लैम्डा लाइट का वेवलेंथ है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं क्या क्या है, स्मॉल d क्या है, स्मॉल d जो है विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट, ये जो सिंगल स्लिट लिया है अपन ने उसका विड्थ हो गया, ठीक है। कैपिटल D क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन, सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट,
ठीक है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। साथ में अब जो है एक और टर्म है लैम्डा, जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट आ रही है ना उसका वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी लाइट है उसका वेवलेंथ आ गया। ठीक है, अब ये लाइट यहां से डिफ्रेक्ट होके पहला तो यहां पे मैक्सिमम बना दिया सेंट्रल पे, तो पहला डायग्राम तो ये बना लीजिए आप लोग, यहां सेंटर पे क्या बन जाएगा बेटा, मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमा क्यों बना, क्योंकि ओ पॉइंट पे जो भी लाइट आएगी, ओ पॉइंट पे जो भी लाइट आएगी यहां से जो लाइट आई और यहां से जो लाइट आई, ओ पॉइंट पे जो है पाथ डिफरेंस क्या होगा लाइट का, 0। ओ पॉइंट पे जो भी लाइट आएगी उनका पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, जैसे सिमेट्री से मैं बोलता हूं, और ओ पॉइंट पे क्या बन जाएगा अपने पास, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो यहां तक का डायग्राम बना लो आप, फिर अगला डायग्राम बनाता हूं मैं। ये डायग्राम बना लो पहले बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा वाला। ठीक है, यहां से अगर मैं लाइट बनाऊं इसकी, तो ये जो लाइट आएगी यहां पे, ये लाइट आ गई, तो यहां पे और यहां पे, ये तो बन गया अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सभी का यहाँ पे पी जो ओ पॉइंट पे जो है सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, पी पॉइंट पे ये जो सेंट्रल वाला पॉइंट है ओ पॉइंट पे, यहाँ से देखूंगा तो अलग अलग बहुत सारी रेज होगी, बहुत सारी होगी, तो ये वाली जो रेज सिमेट्री देखूंगा तो ये वाली तो एज इट इज निकल गई, इसके ऊपर 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 सिमेट्रिकली सबका पार्ट डिफरेंस यहाँ 0 आएगा, सबका कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा सभी का, और यहाँ सेंट्रल पर मैक्सिमम बना देना। तो ये वाला डायग्राम तो सबसे आसान होता है और ये सभी को इजीली याद भी रह जाता है, क्योंकि वाईडीएससी के जैसा ही एकदम सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमा बन गया। यहाँ तक की कहानी लिख लो। अब जो मैं अगला वाला पॉइंट बता रहा हूँ, ये सेंट्रल मैक्सिमा की कैलकुलेशन कर ली अपन ने। ठीक है, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। अब सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर क्या बनने वाला है, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और मैक्सिमा मिनिमा सारे सब कुछ बनाता हूं मैं, सबके ऑर्डर बताता हूं। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो बड़ा आसानी से आप लोग बना लोगे बच्चों। यहां तक मैं इसको रब करता हूं, लैंग्वेज में मैं कुछ नहीं लिख रहा, लैंग्वेज में कुछ ज्यादा लिखूंगा नहीं मैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा बन गया अपना कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ठीक है, अब आते हैं अपन फर्स्ट मिनिमा पे। फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट पे क्या हुआ वो लिखना चाहो तो 8.0 ऑल रेज, जितनी भी रेज आ रही है रीचिंग हैविंग all rays have equal phase, इक्वल फेज है सभी का। सो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसा समझ सकते हैं अपन। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो 8.0 ऑल रेज हैव इक्वल फेज, प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट ओ वाला तो दिक्कत वाला नहीं है अपने पास में। अब जो मिनिमा वाले और मैक्सिमा वाले पॉइंट होंगे ना, वो थोड़े आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट हर एक बच्चा बना देगा। ठीक है, अब अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी बेटा, फॉर फर्स्ट मिनिमा। अब जो फर्स्ट मिनिमा बनेगा ना बेटा, वो सेम बनेगा ऊपर और नीचे दोनों साइड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो डायग्राम बनाता हूं। ये स्क्रीन आ गई, ये कैपिटल डी हो गया, स्लिट और इनके बीच का सेपरेशन। अब यहां से क्या हो रहा होगा बेटा, लाइट आ रही होगी। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, और जस्ट मिड में दोनों के पॉइंट है उसको नाम दिया एक्स। और यहां पे ऐसा है ए एक्स इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, यहां से जो भी लाइट आ रही होगी, ठीक है, यहां से जो भी लाइट आएगी, ये इस टाइप से लाइट आ रही, ज्यादा लाइट तो मैं बनाऊंगा नहीं बेटा। ठीक है,
आने को तो बहुत सारी बना सकते हो, ये लाइट ऐसे आ रही होगी, और इनके अगर वेव फ्रंट बनाओ ना तो वेव फ्रंट इनके ये इस टाइप से बना है। ठीक है, ये वेव फ्रंट है, बार बार लिखना नहीं चाहिए, ये लाइट है, बार बार नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। अब क्या है बेटा, यहाँ पे मुझे ये तो पता लगे कि ये तो पॉइंट ओ आ गया अपना, यहाँ पॉइंट ओ पे तो सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, यहाँ तो क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। बट अब अगला मिनिमा ऊपर कहाँ बनेगा, ये बड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ये बच्चा आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसा मैं बोलूँ वैसा आपको याद रखना है, बस आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। थोड़ा भी आपने उल्टा पुल्टा दिमाग लगाया ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल नहीं होगा। इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, जैसा बताऊँ वैसे करना। ओ पॉइंट पे तो सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। अब बेटा यहाँ क्या हो रहा है, ये वाली डिस्टेंस ऑब्वियसली d/2 होगी और ये वाली डिस्टेंस भी d/2 होगी। अब होगा क्या, यहां से जो लाइट जा रही है, यहां से जो लाइट जाएगी ए पॉइंट से और एक्स पॉइंट से, यहां कोई पॉइंट है और यहां से लाइट गई और यहां से लाइट गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस होगा। वो पहले तो देखो ए और एक्स से जो लाइट जा रही है, यहां पॉइंट, इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया P1। तो अगर मैं P1 पॉइंट की बात करूं या O1 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट O1 जो है, O पे तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। अब पॉइंट O1 पे मुझे क्या चाहिए, पॉइंट O पे मिनिमा चाहिए क्या, तो मिनिमा चाहिए ना, तो यहां से जो लाइट जा रही है ए से और एक्स से, ठीक है, तो 8.01 लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट एक्स, ए और एक्स से जो लाइट आ रही है ना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। 8.01 लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट एक्स। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करे ऐसा। ठीक है, 8.1 लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट ओ एंड प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब जो पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, λ/2। और पार्ट डिफरेंस को क्या लिख सकता हूं मैं, ऑब्वियसली ये तो होगा ही सब d ग्रेटर देन स्मॉल d। ये कंडीशन तो दुनिया में सब जगह लगा रहे हैं अभी तक अपन ने जितने भी न्यूमेरिकल करे, तो ये कंडीशन अपन हर जगह लगा देते हैं ना। तो डेल्टा x इक्वल टू λ/2 बोला मैंने, और कैपिटल D ग्रेटर देन स्मॉल d तो है ही सही। तो डेल्टा x क्या आएगा बेटा, d/2 sin थीटा। ध्यान रखना है बेटा, मैं वापस बोल रहा हूं, जैसा बता रहा हूं वैसा ध्यान रखो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, d/2 है, तो इसका एंगुलर पोजीशन अगर यहां से मैं थीटा मान लेता हूं तो दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस आएगा d/2 sin थीटा। और ये 2 से 2 गायब हो गया। ठीक है, यहां 2 से 2 गायब हो गया और d sin थीटा निकल के आया मेरे पास क्या, लैम्डा के बराबर। अगर आप देखोगे YDSC से, तो YDSC वाले पैटर्न पे तो आपको लगेगा सर ये तो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, बट वैसे नहीं देखना। आपने क्या करना है, ये जो स्लिट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड कर देना है, पॉइंट x जो है वो स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। अब ऐसे ही सेम पैटर्न पे मैंने पहले तो क्या किया, ए से और x से जो लाइट यहां पहुंच रही है उन दोनों का क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे ए के नीचे कोई पॉइंट होगा यहां पे और x के नीचे भी पॉइंट होगा, यहां से और यहां से भी O1 पॉइंट पे ए के जस्ट नीचे वाला पॉइंट और x के जस्ट नीचे वाले पॉइंट से दोनों से लाइट जाए O1 पे और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे तो पार्ट डिफरेंस अगेन λ/2, और उन दोनों के बीच का सिमेट्रिकल पॉइंट है तो ये डिस्टेंस भी d/2 होगी। ठीक है, ऐसे फिर अगले और x से b वाला, x पे पहुंचूंगा तो इधर b पे पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे सारे पॉइंट अगर P O1 पॉइंट पे, यहाँ वाले सारे जो सिमेट्रिकल पॉइंट है, जैसे ये 1 और 1, ये जैसे ये नाम देता हूं मैं 1 डैश, 2 डैश, फिर अगला 3, फिर अगला 3 डैश। तो ये ऐसे सारे पॉइंट्स का यहाँ जाके अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास, मिनिमा। और ये मिनिमा की कंडीशन आ गई अपने पास। ये किसकी कंडीशन आ गई, मिनिमा की। अगर आप YDSC से देखोगे तो ये आपको लगेगा ये तो मैक्सिमा है सर, बट अब यहाँ देखने का नजरिया कुछ अलग है। ठीक है ना, तो नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। ठीक है, तो 8.01 क्या हो गया अपने पास, पॉइंट O1 जो निकल के आया ना, ये अपने पास आया मिनिमा वाला पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट है बेटा, मिनिमा वाला पॉइंट। ठीक है, अब वो कंडीशन आप लगा सकते हो, कौन सी वाली, थीटा अगर स्मॉल है, साइन थीटा को tan थीटा लिख दिया, y/d लगा के उसका पोजीशन पता कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट O1 क्या आ गया अपने पास, मिनिमा वाला पॉइंट आ गया क्या, तो यहां लिख देता हूं पॉइंट O1 जो है अपने पास, ये कौन सा पॉइंट हो गया, मिनिमा वाला पॉइंट। ठीक है, अब अगर मान लो कैपिटल D ग्रेटर देन स्मॉल d तो है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन और लगा दूं
वाई, अगर ये भी हो जाए तो यहाँ क्या निकल के आएगा, डी वाई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू लेमडा। तो वाई क्या निकल के आ गया यहाँ से, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये अपने पास पोजीशन आ गई 0.01 की। ठीक है, 0.01 का पोजीशन आ गया, तो इसको लिख लो जरा आप लोग। फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा बेटा फर्स्ट मैक्सिमा। ये तो मैंने मिनिमा निकाला, अब मैं क्या निकालने वाला हूं, मैक्सिमा। तो यहां तक की कहानी नोट करो, फिर मैक्सिमा पता लगाते हैं जरा। ये जो मिनिमा है ना, सेम मिनिमा नीचे भी आएगा, सेम मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा के एक ऊपर ओवन आया, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे भी एक ओवन आएगा, दोनों मिनिमा आ गए। ठीक है ना, और मिनिमा की डिस्टेंस निकाल ली मैंने, ये कितनी आ रही है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर। ठीक है, तो यहां तक की कहानी नोट करो। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन फर्स्ट मैक्सिमा पे। वीडियो पॉज करके यहां तक की कहानी लिख लेना, फिर मैं समझाता हूं आपको फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा क्या होगा, देखो अब अपन आ जाते हैं फर्स्ट मैक्सिमा पे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा, तो मैं लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर लेते हैं जरा। फर्स्ट मैक्सिमा में क्या होने वाला है, वापस से वैसे ही डायग्राम बनाते हैं। यहां स्क्रीन आ गई, ये डिस्टेंस कैपिटल डी आ गई, ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब यहां से भी क्या हो रहा होगा बेटा, लाइट आ रही होगी क्या, यहां से भी क्या हो रहा होगा, लाइट पहुंच रही होगी अपने पास स्क्रीन पे। ठीक है, अब वो जो स्क्रीन पे जो लाइट जा रही है वो लाइट मैं बनाता हूं। पहले तो मैं यहां क्या करता हूं, जैसे मैंने वहां 2 पार्ट करे थे ना बेटा, यहां पे मैं 3 पार्ट करूंगा, ए एक्स वाई एंड बी। मैंने वहां 2 पार्ट करे थे, यहां मैं 3 पार्ट कर रहा हूं, डी बाई 2 डी बाई 3 डी बाई 3 डी बाई 3 एंड डी बाई 3 के। ठीक है, तो यहां से जो लाइट रेज आ रही होगी, मान लो एक लाइट रेज तो ये आ गई, यहां तो पॉइंट ओ वाला, तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, ये तो क्या आ गया अपने पास, सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट आ गया। तो ठीक है, अब यहां से ऊपर से कोई लाइट आ रही होगी इधर से। ठीक है, और इधर से, इधर से और इधर से। ठीक है, इसको मैं डैश डैश लगा देता हूं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, डायग्राम थोड़ा सिमेट्री नहीं रख रहा है, मैं वापस से बनाता हूं। ये तो अपना डैश डैश वाली लाइन होगी, सेंट्रल मैक्सिमा वाली लाइन। ये एक लाइन हो गया, एक्स वाई पे नीचे आ गई। अब जितना सेपरेशन है ये यही सेपरेशन ही है, क्योंकि डी बाई 3 रहना चाहिए ना, इसलिए मैंने ऐसा करा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, मैं निकालना चाह रहा हूँ फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन। तो फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ की कहीं स्क्रीन पे होगा, तो मान लेते हैं पॉइंट O2 पे फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है। यहाँ पे O2 पे जो है, ये O2 पॉइंट है, यहाँ क्या बन रहा है अपने पास, फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, तो O2 पे क्या कहानी बता रहा हूँ, यहाँ से लाइट आएगी। पहले तो पॉइंट कहाँ से लाइट आ रही, ए से लाइट गई और एक्स से लाइट गई। इन दोनों का क्या हो जाए, ये जो है ना, ये वाले पॉइंट से जो लाइट जा रही है ए और एक्स दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगेन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अगेन क्या है बेटा, डिस्ट्रक्टिव, ध्यान रखिएगा। फिर अगला ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट का डिस्ट्रक्टिव हो गया, ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का डिस्ट्रक्टिव हो गया, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा। तो O2 पे जो है ये एक्स वाली स्लिट का XY स्लिट से गायब हो जाएगा। क्या होने वाला है, ए से एक्स तक की जो स्लिट के जो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे वो एक्स और वाई वाली स्लिट से गायब हो जाएंगे, और तीसरी स्लिट जो वाई से बी तक बचेगी वो एज इट इज बचेगी क्या, तो उसके कारण यहाँ वाई से बी तक के कारण यहाँ बनने वाला है मैक्सिमम इंटेंसिटी अगल बगल से। ठीक है, तो यहाँ भी बनेगा अपने पास मैक्सिमा। ध्यान रखना, यहाँ हमेशा अपन क्या कराएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही कराएंगे हर बार। ठीक है, यही ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है तो ऐसा पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपस से मैं क्या करा रहा हूँ, ये जो ए से जो लाइट पहुंच रही है O2 पे और एक्स से जो लाइट पहुंच रही है O2 पे, वो सब क्या करे बेटा, आउट ऑफ फेज हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे। ठीक है, तो लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट एक्स, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या आउट ऑफ फेज में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा,
ऐसी सिचुएशन में जो है होना चाहिए d/3 sin थीटा, जो पार्ट डिफरेंस हो क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस डेल्टा x क्या होना चाहिए, λ/2। ठीक है, हमेशा λ/2 ही करना है, इधर बढ़ाना नहीं है पार्ट डिफरेंस, हमेशा λ। तो ये क्या आ गया बेटा, d/3 sin थीटा इक्वल टू λ/2 आया क्या। ठीक है, मैंने ये मान लिया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अगर मैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी मान लेता हूं बेटा, स्मॉल d एंड साथ में d ग्रेटर देन y भी है, तो d/3 sin थीटा y/d इक्वल टू λ/2। तो यहां से y का वैल्यू निकल के आया क्या, 3λ कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। ठीक है, ये अपने पास आया फर्स्ट पोजीशन। ये पॉइंट O आ गया, पॉइंट O कौन सा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट O2 आ गया अपने पास। ये कौन सा है, फर्स्ट मैक्सिमा वाला पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो क्या रहा है बेटा, एक्चुअल में ये जो AX वाली स्लिट है, AX वाली स्लिट किस स्लिट को गायब कर देगी, A to X वाला X to Y को डिसअपियर कर देगा और Y to B बचेगा ना, वो Y to B के कारण ही वहां मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, वापस रिपीट कर रहा हूं, A से X वाला, A से X तक के सारे पॉइंट है, ये सिमेट्रिकली X से Y तक के सारे पॉइंट को गायब कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो, और ये Y to B के सारे पॉइंट्स बचेंगे, उन पॉइंट्स के कारण यहाँ क्या बन जाएगा, मैक्सिमा बन जाएगा। क्लियर है, कहानी नोट कर लो जरा, यहां तक की कहानी नोट करो बेटा जल्दी से। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, A से X तक का जो डिस्टेंस है वो X से Y है और Y से B है, वो कितना मान लिया मैंने, d/3। 3 इक्वल पार्ट में मैंने कर दिया इनको डिवाइड। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहां पे AX वाला जो पार्ट है वो किसको गायब कर देगा, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं आपको, XY। ठीक है, एंड रिमेनिंग क्या बचेगा, जो रिमेनिंग इंटेंसिटी आएगी ना, रिमेनिंग इंटेंसिटी कौन सा वाले पार्ट के कारण आएगी, ड्यू टू YB, तो उसके कारण कुछ न कुछ मैक्सिमम बचेगा। ऐसे अगली वाली सिचुएशन में मैं क्या करने वाला हूं, देखो जरा, ये फर्स्ट मैक्सिमा आ गया। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट मिनिमम बताया था ना, फर्स्ट मिनिमम में मैंने इसके 2 पार्ट करे थे। अगले वाले में क्या करूंगा, देखो अगला वाला समझो जरा, यहां तक की कहानी समझ लो। अगले वाले में मैं अब बस डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बना रहा हूं, और फिर जनरलाइज कैलकुलेशन कर दूंगा मैं। तो अगर मैं यहां देखूं फॉर सेकेंड मिनिमा, तो सेकेंड मिनिमा की अगर बात की जाए बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में अपन ने क्या करेंगे, जो पार्ट डिफरेंस है ना वो आ गया अपना λ/2 अगेन, तो ये आ गया d/4 sin थीटा इक्वल टू λ/2, ये ऐसा कर देना है। ठीक है, d/4 से ऐसे ही अगर मैं सेकेंड, इसके आगे की कंडीशन नहीं सोल्व कर रहा हूं, 4 अगर मुझे चाहिए सेकंड मैक्सिमा, तो सेकंड मैक्सिमा में कितने पार्ट होंगे बेटा, सेकंड मैक्सिमा में अगेन डेल्टा x जो है λ/2 करना है हर बार, बस यहाँ d/5 sin थीटा कर देना λ/2। ठीक है, ऐसे अगला आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हो क्या रहा है, जो d sin थीटा है, अगर वो जो पहला मैक्सिमा बनाया था मैंने, मैं वापस रिपीट करता हूं यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको। सबसे पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा, जो यहां पे ये स्क्रीन आ गई और ये स्क्रीन आ गई, सॉरी ये स्लिट, ये सब कुछ स्क्रीन आ गई, ये पॉइंट O, ये पॉइंट O तो क्या बन गया अपने पास, सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं बेटा, जैसा बता रहा हूं ना वैसा याद रखो आप लोग, नहीं याद रखोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। A B, अब A से B तक का दोनों के बीच का सेपरेशन D मान लिया अपन ने। ठीक है, अब यहां जहां भी फर्स्ट मिनिमा बनेगा, पहले O1 पॉइंट पे जो मैंने बनाया था क्या, फर्स्ट मिनिमा, तो ये जो फर्स्ट मिनिमा बनेगा ना, यहां अपन ने 2 पार्ट करे d/2 के, तो यहां ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, d/2 sin थीटा इक्वल टू λ/2, बस कहानी खत्म। ठीक है, ऐसे जो यहां पे अगला मैंने मैक्सिमा बनाया है, यहां पे अगला मैंने क्या बनाया, फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा में आपको कुछ नहीं करना, बस 3 स्लिट कर देना है, तो d/3 sin थीटा इक्वल टू λ/2। राइट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उधर λ/2 ही रखना है हर बार,
ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। फिर अगला O3 वाला जो पॉइंट होगा वहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंड मिनिमा। तो ये जो सेकंड मिनिमा होगा इसमें क्या करना है अगेन आपको 4 कर देना है d/4 साइन थीटा इक्वल टू λ/2, बस ये रहा d/4 साइन थीटा। अगला जो सेकंड मैक्सिमा यहाँ बनेगा O4, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, सेकंड मैक्सिमा। तो सेकंड मैक्सिमा में क्या कर दूंगा d/5, यहाँ कर दूंगा d/5 साइन थीटा इक्वल टू λ/2, बस यही याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा, अगर मैं d साइन थीटा का वैल्यू निकालूं, जनरलाइज कर देता हूं इसको, अगर मैं d साइन थीटा का वैल्यू निकालूं, ठीक है, मैक्सिमा के लिए क्या होगा, ये जो d साइन थीटा है, जो d साइन थीटा का वैल्यू जो है मिनिमा पे क्या आ रहा है, 4 मिनिमा, जो मिनिमा वाले पॉइंट है वहां पे d साइन थीटा कितना बनेगा, d साइन थीटा पहले वाले मिनिमा पे लैम्डा आ गया क्या, दूसरे वाले मिनिमा पे आप देखोगे तो 2 लैम्डा आ गया क्या, तीसरे वाले मिनिमा पे देखोगे 3 लैम्डा आ गया क्या, एंड लास्ट में देखोगे तो n लैम्डा आ जाएगा। मतलब ये जो रिलेशन था ना वहां पे जो YDSC में आ रहा था वो पलट के आ रहा है यहाँ पे, और ऐसा ही याद रखना है आपको, ठीक है, d साइन थीटा। अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए, 4 मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए क्या आ रहा है, देखो यहाँ से मैक्सिमा के लिए पहला मैक्सिमा में ये रहा, तो d साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, d साइन थीटा का जो वैल्यू आया ना, ये शुरुआत में ही कितना आ गया बेटा, 3 लैम्डा अपॉन 2, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 लैम्डा अपॉन 2, फिर अगले वाले पे कितना आ जाएगा 5 लैम्डा अपॉन 2, अगले वाले पे 7 लैम्डा अपॉन 2 एंड डैश डैश 2n+1 λ/2, ठीक है। तो ये कहानी है अपने पास में, क्लियर बेटा, नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी। अब जो मैंने डायग्राम बना दिया ना वो याद रखना ही है आपको बस। अब अगर मैं यहाँ इंटेंसिटी कर्व बनाता हूँ, अब इंटेंसिटी कर्व भी आपको याद रखना है वापस, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, उसकी पूरी कैलकुलेशन अपने सिलेबस में है भी नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखनी है इंटेंसिटी। तो क्या क्या इंटेंसिटी होगी वो मैं बता देता हूँ। जो पहला मैक्सिमा है ना वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, दूसरा मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कम, थोड़ी कम, ठीक है। अब दोनों साइड का ग्राफ तो मैं बना नहीं पाऊंगा, मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी अपने पास। तो मान लो ये इस टाइप से इंटेंसिटी बनाई मैंने, ये इंटेंसिटी, फिर ये मिनिमा पे 0, फिर ये और कम होगी है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ना, यहाँ इंटेंसिटी वो I0 है, यहाँ इंटेंसिटी होती है I0/22। कैलकुलेशन पे नहीं जाना, आप याद रख सकते हो तो रखिए, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछने वाला आपसे ये इंटेंसिटी कितनी आएगी, बाद में आती है 62, इसका एक फॉर्मूला है वो बताने का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही सेम पैटर्न नीचे भी बनेगा, ये फिर पूरा मैं नहीं बना रहा। तो कुल मिला के यहाँ क्या है, जो YDSC में था, YDSC में हर एक मैक्सिमा पे इंटेंसिटी बराबर थी। YDSC में क्या हो रहा था बेटा, हर एक मैक्सिमा, जितने भी मैक्सिमा स्क्रीन पे आ रहे थे, हर एक मैक्सिमा पे अपन ये मानते थे कि इंटेंसिटी बराबर बराबर होगी। बट डिफ्रेक्शन में हर एक जगह पे, हर एक मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। तो इंटरफेरेंस में मैं लिखूंगा सब जगह इंटेंसिटी सेम होती है, डिफ्रेक्शन में लिखूंगा इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, सेंटर पे सबसे ज्यादा होती है I0, ठीक है। ये तो कहानी होगी। अब अगर मैं यहाँ फ्रिंज विड्थ की बात करूं, तो जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अपन ने वहां अप्लाई किया था, सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा, उसको बोला जाता है क्या, फ्रिंज विड्थ। तो अगर मैं फ्रिंज विड्थ की बात करता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम, तो ये जैसे फर्स्ट मिनिमा आ गया, फर्स्ट मिनिमा में क्या आ रहा है बेटा, फर्स्ट मिनिमा और ये सेकंड मिनिमा, इन दोनों के बीच का पोजीशन मैं बताता हूं अगले डायग्राम में, ठीक है। पहले यहां तक की कहानी लिखो, मैं फिर फ्रिंज विड्थ की भी बता देता हूं आपको। यहां तक की कहानी लिख लो पहले जल्दी से। ये कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये सब पता होगा आपको क्या क्या है। चलो यहां तक की कहानी लिखी। चलो अब मैं फ्रिंज विड्थ की बात कर लेता हूं। यहां जो फ्रिंज विड्थ होगी बेटा, वो पहले तो फ्रिंज विड्थ अप्रोक्सीमेशन 2 लगाने के बाद डिफाइन होती है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन 2 भी लिख देता हूं पहले। अप्रोक्सीमेशन 1 और 2 दोनों वैलिड है, तो फिर डायग्राम बना देते हैं क्विज का भी। तो अगर मान लो कैपिटल डी ग्रेटर देन स्मॉल डी है, साथ में जो है कैपिटल डी ग्रेटर देन वाई भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो यहाँ पे ये अपने पास स्क्रीन आ गई, स्क्रीन,
ये सेंट्रल मैक्सिमा आ गया पॉइंट O, ये सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट होंगे, इसके बाद मैंने अभी भी यहाँ लिखा था, मुझे चाहिए अगर मिनिमा चाहिए बेटा, मिनिमा में मैंने क्या बोला था, जो d साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड लास्ट में क्या n लैम्डा। अब यहाँ साइन थीटा को क्या लिख दूंगा, dy अपॉन कैपिटल D, तो यहाँ क्या आ गया लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड n लैम्डा। तो y का पोजीशन क्या आ रहा है देखो, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d एंड लास्ट में जाते जाते क्या आ जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये तो मेरे पास कौन से पॉइंट्स हैं, मिनिमा वाले पॉइंट। मिनिमा वाले पॉइंट को मैं वायलेट कलर से बनाता हूँ। यहाँ पे एक पहला मिनिमा आया, ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा। ऐसे नीचे भी फर्स्ट मिनिमा आएगा क्या, फर्स्ट मिनिमा। और जो फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन है वो आप देख पा रहे होंगे, ये कितना है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये थोड़ा YDSC से थोड़ा सा अलग है बेटा। जो सेकंड मिनिमा आएगा यहाँ पे, सेकंड मिनिमा जो आया, सेकंड मिनिमा जो आया, और इधर भी सेकंड मिनिमा भी आएगा क्या, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ट्वाइस ऑफ कैपिटल लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये इस टाइप से आ गई। ये तो किसकी डिस्टेंस आ गई बेटा, मिनिमा की पोजीशन। अब मैं मैक्सिमा की पोजीशन भी निकाल लूँ क्या, मैक्सिमा वाली पोजीशन निकालने के लिए क्या करें अपन, मैक्सिमा जहाँ बन रहा होगा उसके लिए एक तो सेंट्रल वाला मैक्सिमा हो गया, उसके बाद जो d साइन थीटा होगा उसको अपन ने क्या लिखा था, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2, 7 लैम्डा अपॉन 2 एंड 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। कंडीशन लगा दिया अपन ने, यहीं लिख ही दिया है ना मैंने सबसे पहले ही कंडीशन, ये लिख देना आप। तो यहाँ से y जो निकल के आता है मेरे पास 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, 7 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, ठीक है। इस टाइप से रिजल्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमा को बनाऊँ तो फर्स्ट मैक्सिमा मेरे पास यहाँ बनेगा बेटा, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ बनेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d पे आ रहा है। मतलब ये जो फर्स्ट मैक्सिमा बना है ये बनेगा 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। ये आ गया अपने पास फर्स्ट मैक्सिमा। ऐसे यहाँ पे जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो यहाँ आएगा क्या बेटा, ये जो फर्स्ट मैक्सिमा की ये वाली डिस्टेंस में लिखूंगा, ये आएगी 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, ठीक है। यहाँ क्या बना अपने पास फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। ऐसे सेकंड मैक्सिमा देखूंगा बेटा तो 5 आ गया क्या, 5/2, तो 5/2 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ कहीं स्क्रीन पे बनेगा अपने पास क्या, यहाँ स्क्रीन पे बनेगा अपने पास बेटा, यहाँ स्क्रीन पे बन गया क्या, सेकेंड मैक्सिमा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी सेकेंड मैक्सिमा, ठीक है। अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी सेकंड मैक्सिमा की, ये कितनी आ रही, 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है कितनी आ रही है, 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। अगर आप देखोगे ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, ठीक है। ये जो बेटा है ना सेंट्रल मैक्सिमा, पहले तो मैं सेंट्रल मैक्सिमा को भूल जाओ, 1 मिनट के लिए सेंट्रल मैक्सिमा को भूल जाओ। ये पहला मिनिमा और दूसरा मिनिमा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो जरा, पहला मिनिमा लैम्डा कैपिटल D, दूसरा मिनिमा 2 लैम्डा कैपिटल, तो फ्रिंज विड्थ दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब यहां से सेकंड से थर्ड पे आएगा तो 3 लैम्डा कैपिटल D, तो हर एक दो मिनिमा के बीच का सेपरेशन, दो मिनिमा के बीच का सेपरेशन वही आ रहा है फ्रिंज विड्थ तो जो YDSC में आता था। ऐसे नीचे भी, ऐसे मैक्सिमा में भी देखूंगा, ये वाला मैक्सिमा, ये वाला मैक्सिमा, अगला मैक्सिमा, वही डिस्टेंस आएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल। बस ये सेंटर पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो जरा सेंटर पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ ये बोलना चाह रहा हूं, जो सेंटर वाली फ्रिंज विड्थ है ना वो अलग आएगी, बाकी ऊपर वाली फ्रिंज विड्थ नीचे वाली फ्रिंज एक जैसी रहेगी, ठीक है। ऊपर वाली फ्रिंज विड्थ और नीचे वाली फ्रिंज विड्थ एक जैसी रहेगी, बस गड़बड़ होगा कहाँ पे, सेंटर पे। सेंटर वाली फ्रिंज विड्थ का जो वेवलेंथ फ्रिंज विड्थ है सेंटर वाली, वो मैं फर्स्ट मिनिमा से फर्स्ट मिनिमा कंसिडर करूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखूंगा तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d ऊपर और उतना ही नीचे, तो वो जो सेंट्रल वाली फ्रिंज विड्थ आएगी वो ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आएगी। बाकी सारी फ्रिंज विड्थ ऊपर वाली और नीचे वाली वो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होगी, बट सेंटर वाली डबल होगी उससे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो मैं इसको लिख भी देता हूं, पहले यहां तक की कैलकुलेशन करो आप लोग।
यहाँ तक की कैलकुलेशन कर लो बेटा जल्दी से, फिर इसको मैं लिख देता हूँ जल्दी से। अब न्यूमेरिकल तो हो नहीं पाएंगे आज वाले लेक्चर में। तो देखो क्या है, फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंज विड्थ लिखूंगा ना, फ्रिंज विड्थ जो बीटा लिखते हैं वो तो आएगी अपने पास लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, बट ये फॉर्मूला जो है एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा, एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा पे ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होगा, 8 सेंट्रल मैक्सिमा, तो वहां का जो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन, ये किसका सेपरेशन आ रहा है, सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मिनिमा, सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मिनिमा अबव सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा बिलो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ऑन स्क्रीन। क्लियर है, तो मैंने यहां लिख भी दिया है सेपरेशन बिटवीन, ये जो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है, ये वाली फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन तो वही है, लगातार 2 मैक्सिमा या लगातार 2 मिनिमा के बीच का सेपरेशन, वो इतना ही आप कैलकुलेट करोगे। बट ये सेंटर वाला पॉइंट गड़बड़ है, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ जो है वो डबल आ रही है इससे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। एंगुलर निकालना है तो अपॉन डी कर देना, अपॉन डी कर देना यहाँ पे भी, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी डबल आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये यहाँ तक की कहानी बच्चों अपन ने आज वाले लेक्चर में समझ ली है। अब कल वाले लेक्चर में धड़ाधड़ इसके न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल से जाएगा। और कल वाला लेक्चर में ये जो डिफ्रैक्शन वाला है, ये पार्ट अगर आपको आज अच्छे से समझ में आया है तो ही न्यूमेरिकल हो पाएंगे। जैसा मैंने समझाया है वैसा याद रखिए, न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, थैंक यू।